हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब कोडिंग। हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट डॉम और बॉम के बारे में। तो डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड बॉम का फुल फॉर्म होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। दोनों ही कंसेप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको डॉम और बॉम का कॉन्सेप्ट आपके टूल किट में जरूर शामिल होना चाहिए। तो डॉम को समझने से पहले हम लोगों को वेब डेवलपमेंट के कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है वेबसाइट डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास तीन पिलर होते हैं। पहला होता है HTML, सेकंड CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो ये तीन पिलर आप लोगों को पता होने चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बिना आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने VS कोड पे और हम लोग एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट करते हैं एंड उस वेब पेज के जरिए ही हम लोग अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का फोल्डर ओपन किया है, जिसके अंदर एक नया फोल्डर मैंने बनाया है JS DOM के नाम से। इस फोल्डर के अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला जो आइकन है एक्सप्लोर, इस पे अगर आप आओगे तो आपको अपना फोल्डर और जो भी फाइल्स है वो सब आपको इसके अंदर दिखेंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ फोल्डर ही बनाया है, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। तो इसके अंदर फाइल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कुछ आइकन्स दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो आइकन है, इस पे कर्सर को लेके जाओगे आप तो यहाँ पे देखो न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमें फाइल्स बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे तीन फाइल्स बनाने हैं, एक HTML के लिए, एक CSS के लिए और एक जावास्क्रिप्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग HTML फाइल बनाएंगे, index.html। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो HTML फाइल के लिए, बस उसे .html के साथ सेव करना है आपको। और CSS के लिए हम लोग बना लेते हैं style.css। एंड थर्ड फाइल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे script.js। जावास्क्रिप्ट फाइल को .js के साथ सेव करते हैं, CSS फाइल को .css के साथ सेव करते हैं। बाकी नाम आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। तो ये तीन फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो किसी भी वेबसाइट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग बनाते हैं वो HTML की मदद से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं HTML में और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, जो कि एमेट का एक शॉर्टकट होता है। यहाँ पे एंटर करते ही ये HTML का जो स्टार्टर कोड होता है ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे लिख के मिल जाता है, जिसके अंदर कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे HTML एलिमेंट है, हेड है, बॉडी है, टाइटल्स है। तो ये सब जो है ये HTML के टैग्स होते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझे, ये हमारा HTML टैग है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज एट्रीब्यूट है और यहाँ पे दिया गया है EN, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश। ये बताता है डॉक्यूमेंट को कि इस डॉक्यूमेंट का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और ये डॉक टाइप HTML ये बेसिकली ब्राउजर के हेल्प के लिए होता है, जो कि ब्राउजर को बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हेड पार्ट जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, और हेड पार्ट के अंदर अगेन कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मेटा एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, और इसके अंदर हम लोग कुछ एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह अगर हमें ऐड करने हैं, जैसे CSS ऐड करना होता है या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक हमें ऐड करनी है, तो वो हम लोग इस हेड टैग के अंदर ऐड करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास बॉडी एलिमेंट। बॉडी के अंदर हम लोग जो भी कंटेंट ऐड करते हैं वो हमें हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। अभी हम लोग इसे अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ बॉटम में गो लाइव का बटन है, इस पे क्लिक करना है। तो हमारा वेब पेज ब्राउजर पे ओपन हो चुका है, बट अभी हमने बॉडी एलिमेंट के अंदर कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे बॉडी पूरा ब्लैंक दिख रहा है। बट यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख के आ रहा है ये कहाँ पे ऐड किया गया है, टाइटल के अंदर। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर इस टाइटल को हमें चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर देती हूँ जावास्क्रिप्ट डॉम, और अभी अगर हम लोग टाइटल चेक करें तो ये देख सकते हो टाइटल चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट किया है ताकि सारी चेंजेस हम लोगों को यहाँ पे दिखे। अभी इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, मीन्स कि हम लोग अपने वेब पेज पे कुछ कंटेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग ऐड करते हैं। एंड HTML में हेडिंग ऐड करने के लिए हमारे पास 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, जिसमें से H1 जो होता है ये सबसे हायर टेक्स्ट होता है।
तो यहाँ पे H1 टैग ले रही हूँ मैं और इसके अंदर एक टाइटल ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट डॉम लर्निंग ऑन वेब कोडिंग। ये कुछ ज्यादा लंबा टाइटल हो गया, जावास्क्रिप्ट हटा देते हैं, डॉम लर्निंग ऑन वेब कोडिंग। इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी एक डमी सा टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो डमी टेक्स्ट के लिए एक एमिट होता है HTML के अंदर, लॉरेम। यहाँ पे लॉरेम 6 लिख के एंटर करूंगी मैं, ये देख सकते हो कुछ रैंडम सा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होके आ रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेते हैं, एंड बटन के अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं, क्लिक मी। तो अभी ये हमारा हो गया एक बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट, और ये अभी हमारा हो गया एक बेसिक सा वेब पेज, जो कि कुछ इस तरह का आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड अब अगर हमें इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी है तो हम लोग CSS का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने CSS फाइल बनाई है, हम लोग चाहते हैं इस हेडिंग के कलर को चेंज करना, तो इसे यहाँ पे CSS में हम लोग इसे इसके टैग के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टैग के थ्रू इसे सेलेक्ट किया, एंड इसमें हम लोग टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी होती है एक, अभी के लिए इसमें टेक्स्ट कलर दे देते हैं ब्लू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी इस हेडिंग का कलर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी वेब पेज पे वही चीजें दिखती है जो HTML के अंदर लिंक होती है। तो हमने अपने CSS को तो अभी तक HTML में लिंक किया ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये चेंज नहीं दिख रहा है। तो हमें अपने CSS फाइल को HTML फाइल के अंदर लिंक करना होगा। तो ये हम कहाँ पे करेंगे, ये हम हेड टैग के अंदर कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं टाइटल के बाद ही इसे ऐड करूँ, तो इसे ऐड करने के लिए लिंक टैग का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे REL एक रिलेशन एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर वैल्यू होती है स्टाइल सीट। स्टाइल सीट का मतलब होता है हमारा CSS फाइल। और यहाँ पे href के अंदर जो भी हमने CSS फाइल बनाई है अपनी, उस फाइल नेम को ऐड कर देंगे। तो देखा, जैसे ही मैंने CSS फाइल लिंक किया, अब ये चेंज यहाँ पे दिख रहा है हमें, हमारे हेडिंग की कलर यहाँ पे चेंज हो गई है, जो कि हमने CSS फाइल के अंदर दी थी। अभी हम लोग चाहे तो इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही लाइट सा अगर कोई कलर यहाँ पे ऐड करूँ मैं, जैसे एलिस ब्लू किया मैंने, तो देख सकते हो बहुत लाइट सा ब्लू कलर बैकग्राउंड भी ऐड हो गया। उसी तरह से हम लोग चाहे तो इस पैराग्राफ में कुछ स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, और पैराग्राफ में क्या दे, बैकग्राउंड ही ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसमें एक्वा, जो भी कलर मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। और हम लोग चाहे तो इस पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे अगर मैं 24 पिक्सल कर दूँ, तो इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे बड़ा हो गया, 24 काफी बड़ा लग रहा है, 20 पिक्सल करते हैं। ना हमने बटन बनाया, तो बटन में भी थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड इसमें दे देते हैं, सपोज ब्लैक दे देते हैं। बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग इसमें ऐड कर रहे हैं। और टेक्स्ट का कलर भी हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे हम लोग कलर ऐड करते हैं व्हाइट। तो नाउ ये देख सकते हो, अभी हमारा वेब पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है, जो कि बहुत ही बेसिक सा वेब पेज है। यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो हमें दिखता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर दूं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग ऐड करूं, जैसे 25, सॉरी लॉरेम लिखना था मुझे, 25। तो अभी ये इतना बड़ा सा टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया। अल्ट जेड करते हैं पूरा कोड देखने के लिए। और अभी आते हैं हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल पे, और जावा स्क्रिप्ट को किस तरह से यूज करते हैं ये देखते हैं। तो जिस तरह से हमने CSS फाइल को लिंक किया अपने HTML में, उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक करना होगा। और जावा स्क्रिप्ट फाइल को हम लोग लिंक करेंगे जस्ट क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर, और इससे लिंक करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। अगर हमारे पास छोटा सा जावा स्क्रिप्ट कोड है तो हम लोग यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं, HTML के अंदर भी हम लोग CSS और जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं, बट सेपरेट फाइल क्रिएट करके कोड लिखना ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट फाइल ही क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने जो ये स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग इस जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे। तो इसके लिए src नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, जो हमें ऐड करना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के पाथ को ऐड कर देना है। तो अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल भी ऐड हो चुकी है। अगर हमें देखना है हमारा जावास्क्रिप्ट ऐड हुआ या नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एक अलर्ट, अभी आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, मैं बस यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई फंक्शन यूज कर रही हूँ, जो कि है अलर्ट।
इसे ओके करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देख सकते हो यहाँ पे हेलो एक मैसेज लिख के आ रहा है, और अभी हमारे वेब पेज का जो कंटेंट था ये हमें नहीं दिख रहा है। ये हमें कब दिखेगा? जब तक हम लोग इस फ्रॉम, तो ये होता है अलर्ट मैसेज, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो ये बस मैंने अपने जावास्क्रिप्ट हमारा रन हो रहा है या नहीं इसके लिए ऐड किया था। अभी इसे हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं index.html में। तो ये तो हमने बेसिक सा वेब पेज क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग डॉम और बॉम के बारे में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉम के बारे में, जो कि होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। बट ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है? एक्चुअली ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ये हमें ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। इसे हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि जब भी हमारा वेब पेज, जब हम लोग HTML के थ्रू कोई भी एक वेब पेज क्रिएट करते हैं एंड उसे हम लोग अपने ब्राउजर पे जब ओपन करते हैं, तो ब्राउजर क्या करता है, ऑटोमेटिक कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जिसकी मदद से हमारा वेब पेज ब्राउजर पे लोड हो पाता है। एंड ब्राउजर के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट इनबिल्ट होते हैं, ये हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये हमारा ब्राउजर हमें खुद ब खुद क्रिएट करके देता है। जैसे ब्राउजर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि होता है विंडो। इस विंडो ऑब्जेक्ट के वजह से ही हमारा जो वेब पेज है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, वो ब्राउजर पे ओपन हो पाता है। हमारी वेबसाइट के लिए जितनी चीजें हमें चाहिए होती है, जो फंक्शंस हमें चाहिए होते हैं, वो सारे इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग ब्राउजर के बहुत सारे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक अलर्ट मैसेज देखा, ये भी एक विंडो ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा इस विंडो ऑब्जेक्ट को और समझेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे टॉप पे होता है। मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले HTML के कोड को लिखते हैं, फिर CSS लिखते हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, और इन तीनों को मिला के हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। और जब हम उस वेब पेज को लाइव करते हैं, तब क्या होता है, ये ब्राउजर में जाके एक नए टैब में ओपन होता है और हमें हमारा वेब पेज दिखता है। तो ये कौन करता है? ये हमें हमारा ब्राउजर करके देता है। एंड किसकी हेल्प से करता है? ये विंडो ऑब्जेक्ट की हेल्प से करता है। कि जब भी आप ब्राउजर में कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो उस विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। तो ये है हमारा वेब पेज। अभी हम लोगों ने विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने इंस्पेक्ट टूल के बारे में सीखेंगे। तो इस वेब पेज पे आके राइट क्लिक करना है हमें, और सबसे बॉटम में इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा इंस्पेक्ट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इस विंडो के अंदर टॉप में कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट एज अ बिगनर हम लोग यहाँ पे जो मेन फोकस करते हैं एलिमेंट और कंसोल के ऊपर। अभी यहाँ पे एलिमेंट्स में आपको क्या दिख रहा है, हमने जो अपना HTML डॉक्यूमेंट बनाया था, वो पूरा का पूरा कोड हमें यहाँ पे एलिमेंट्स में दिख रहा है। इसका मतलब है कि एलिमेंट के अंदर हम लोग अपने HTML फाइल्स को देख सकते हैं। टूल आपको पता चल गया। अभी आते हैं हम लोग कंसोल पे, और हम लोगों ने विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे अभी मैं सिंपली कंसोल में आके लिखूंगी विंडो। तो जैसे ही मैंने विंडो लिख के एंटर किया, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती है। अगर इस ट्रायंगल वाले आइकन पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर इतने सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अलर्ट है, ब्लर है, एटॉब है, क्रोम है। ये सारे जहाँ पे भी एफ लिख के आ रहे हैं, ये सारे फंक्शंस है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे मेथड्स को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं। इनमें से बहुत सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखी भी होगी। अलर्ट हमने देख लिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग बॉटम में आए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देख सकते हो। लोकेशन में हमें कुछ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे होस्ट एड्रेस हमें दिख रहा है, जो कि हमारा ये वाला एड्रेस है। ये हमें अपने वेब पेज का होस्ट एड्रेस है। तो सेम ये यहाँ पे दिख रहा है। होस्ट नेम क्या है वो बता रहा है, और इसकी यूआरएल क्या है, ये देख सकते हो। index.html फाइल है हमारा ये, तो उसका एड्रेस यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इतने सारे डिटेल्स हम लोग अपने वेब पेज के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑन ब्लर है, ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जितने सारे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शंस क्रिएट करते हैं, वो विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है।
आई होप कि आप लोगों को अभी विंडो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और एंटर करूँ, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट का ही एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है, इसे हम लोगों को क्रिएट नहीं करना पड़ता है। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने कोड में, अपने वेब पेज में। तो यहाँ पे आते हैं अभी हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल में, और एक सिंपल सा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि है कंसोल डॉट लॉग। इसका यूज हम लोग अपने स्क्रीन पे कुछ मैसेज प्रिंट कराने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखूंगी हेलो, तो देख सकते हो कंसोल के अंदर हमें हेलो लिखा हुआ मिल रहा है। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर मैं एक अलग मैसेज प्रिंट करूँ, जैसे हाय लिखते हैं, तो अभी मुझे ये हेलो भी प्रिंट होके मिल रहा है, और ये जो हमने सेकंड मैसेज दिया हाय, ये भी मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही फंक्शन है, क्योंकि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो इसे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट जो है, ब्राउजर जो है, ये खुद समझ लेता है कि ये एक विंडो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। तो ब्राउजर को पहले से पता होता है कि ये विंडो ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे हम लोगों को विंडो कीवर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एंड अभी यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को हटाती हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के यहाँ पे मैं अपने विंडो ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो काम हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर करते हैं, वही काम हम लोग सेम कंसोल के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर विंडो प्रिंट करा, तो ये पूरा विंडो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है। विंडो ऑब्जेक्ट, अब विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि होता है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ, तो जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो देख सकते हो सबसे पहले मुझे लोकेशन दिख रहा है, और यहाँ पे इसका यूआरएल दिख रहा है, जो कि क्या है, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल ही है। मीन्स कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारा एच टी एम एल फाइल जो होता है वही हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो इससे समझने के लिए हम लोग अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देख लिया, अभी हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है इसे समझते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे विंडो डॉट इनर विड्थ और विंडो डॉट इनर हाइट। ये क्या करता है, हमारे विंडो की हाइट और विड्थ हमें देता है। तो विंडो डॉट लोकेशन से हमें विंडो की जो करंट लोकेशन है वो पता चलती है। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट अगर हम करें, यहाँ पे अगर मैं अभी इसे रिफ्रेश करूँ, और यहाँ पे मैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट करूँ, तो देख सकते हो हमारा डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस पे एरो पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये हमारा HTML जो कोड हमने लिखा है वही फाइल हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हमारा index.html फाइल है, जो कहाँ पे जाके सेव होता है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके स्टोर होता है। तो अभी हम लोगों को डॉम को समझना इंपॉर्टेंट है। तो डॉम होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब भी हमारा HTML पेज या हमारी वेबसाइट ब्राउजर में लोड होती है, तो ब्राउजर उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे ही हम डॉम बोलते हैं, मीन्स की डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। बट ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, हम लोग जब HTML फाइल क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे हम लोग टैग ऐड करते हैं, एलिमेंट्स ऐड करते हैं। बट जब इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे होता है वेब पेज, या फिर हमारा HTML डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होता है। यही हमारा वेब पेज होता है जो कि ब्राउजर पे जाके लोड होता है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट। एंड देन होता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी पेज की बात करूं, जैसे ये हमारा एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, जैसे ये जो हेडिंग दिख रही है, ये यहाँ पे एक हेडिंग है। इसे हम लोग एक पैराग्राफ बोल सकते हैं, ये एक पूरा पैराग्राफ है। ये सारे कुछ बटन्स हो गए। तो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं, वेब पेज पे जाके एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं डॉम के अंदर। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। और देन आता है मॉडल। तो मॉडल क्या होता है, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज।
मीन्स कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हेडिंग कहाँ पे ऐड हो रही है, पैराग्राफ किस तरह से ऐड हो रहा है, किस तरह से बटन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग किस तरह से अरेंज कर रहे हैं अपने वेब पेज के ऊपर, ये होता है हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर जिसे मॉडल बोलते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है, ये है हमारा मेन काम। तो डॉक्यूमेंट जो होता है ये एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है, और जैसा कि मैंने बताया आपको, जब भी हमारा वेब पेज ब्राउजर पे लोड होता है तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, हमारे वेबसाइट को एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग डॉम बोलते हैं। तो अभी हम लोग इस ये ट्री स्ट्रक्चर होता क्या है, तो यहाँ पे ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही हमारा डॉम ट्री का स्ट्रक्चर है, जो कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे होंगे जिसे इस ट्री के अंदर नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो कि सबसे टॉप पे जो नोड है ये है विंडो, क्योंकि इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट, जो कि हम लोगों ने देखा। एंड ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, यही होता है हमारा HTML फाइल। तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, HTML फाइल आ जाता है। तो सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास हो गया विंडो, देन हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, जो कि होता है हमारा HTML फाइल। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमारा HTML फाइल होता है। एंड इस HTML के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड एंड दूसरा होता है बॉडी। यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, एंड बॉडी के अंदर वो सारे कंटेंट होते हैं जो कि हम लोग अपने वेब पेज पे ऐड कर रहे होते हैं, जैसे हेडिंग होता है, पैराग्राफ्स होता है, बटन्स होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जब भी हमारा वेबसाइट लोड होता है तो ब्राउजर हमारे वेबसाइट को कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग डॉम ट्री बोलते हैं। एंड इस डॉम ट्री के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट के किसी भी नोड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में हमें HTML के अंदर बॉडी के अंदर इस हेडिंग को एक्सेस करना है, तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये डॉम ट्री क्लियर हो गया होगा। इसे हम लोग और अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। अभी हम लोगों ने बस इतनी चीजें देखी है। हम लोगों ने विंडो ऑब्जेक्ट देखा, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये भी हमने देखा, और यही डॉक्यूमेंट होता है हमारा HTML फाइल, जो कि ये पूरा है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो हमारे HTML स्ट्रक्चर को ही एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्राउजर के द्वारा, जिसे हम लोग डॉम स्ट्रक्चर बोलते हैं या डॉम ट्री बोलते हैं। ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया। HTML पेरेंट होता है हेड का और बॉडी का, उसी तरह से बॉडी एक पेरेंट एलिमेंट होता है इन सारे एलिमेंट्स के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं आगे। एंड अब हम लोग डॉम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि होता है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। तो उस कंटेंट को अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके अपने डॉम को, अगर अभी मैं डॉम बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि होता है हमारा HTML फाइल। तो अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके अपने डॉम को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या कुछ नई चीजें ऐड करते हैं, तो उसे ही हम लोग डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं। बट ये चीजें हम करते कैसे हैं ये सीखने वाले हैं अभी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डॉम एलिमेंट को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, डॉम को मैनिपुलेट या एक्सेस करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट को हमें चेंज करना है, कौन से एलिमेंट को हमें मैनिपुलेट करना है या फिर एक्सेस करना है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कौन कौन से वो मेथड्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डॉम मैनिपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाला मेथड होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो उससे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आते हैं वापस से VS कोड पे। यहाँ पे कंसोल के अंदर आके मैं डॉक्यूमेंट लिखूं और एंटर करूं, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो कि HTML फाइल है, ये मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा दिखेगा। हाँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस से अपने जावा स्क्रिप्ट में, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डॉम मैनिपुलेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज, हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट हम लोग लिखेंगे, और अब हम लोगों को बताना है कि कौन से एलिमेंट को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड हमारे पास होता है किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का, वो होता है गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया ब्राउजर को
कि हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए जो डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमने दिया, और उस आईडी को हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, उस एलिमेंट के आईडी के थ्रू हम लोग उस एलिमेंट को एक्सेस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमें वो आईडी देना होगा जो कि उस एलिमेंट के अंदर हमने दी है। बट अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बनाया है जिसके अंदर हमने आईडी दी हो। तो यहाँ पे ये जो H1 है हमारा, इसके अंदर हम लोग एक आईडी ऐड करते हैं, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं, जैसे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो अब इस H1 को हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने H1 के अंदर एक आईडी ऐड की। अब इस H1 को हम लोग इसके आईडी के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आईडी में जो नेम मैंने दिया है वही नेम मुझे यहाँ पे लिखना होगा। अगर यही चीज मैं कंसोल में लिखूं, इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे कंसोल के अंदर मैंने सेम चीज लिखा और एंटर किया, तो देख सकते हो मुझे कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, ये H1 मिल रहा है। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने अभी सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस किया है, इसे हम लोगों ने प्रिंट नहीं कराया है कहीं पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने एलिमेंट यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस किया, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेम वेरिएबल बना लेते हैं, या H1 नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं, और इसे इस वेरिएबल को अगर प्रिंट कराए अपने स्क्रीन पे, तो हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग इस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। तो ये देख सकते हो, अब हमारे कंसोल पे हमें ये एलिमेंट दिख रहा है, जिसका यहाँ पे टैग नेम दिख रहा है H1, और इसकी आईडी हमें दिख रही है हेडिंग। तो ये एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसी भी एलिमेंट को अगर आईडी के थ्रू हमें सेलेक्ट करना है, तो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करेंगे विथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। सेम आईडी हम लोग मल्टीपल एलिमेंट में ऐड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पे दो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में अगर मैं एक आईडी ऐड कर दूं, यहाँ पे आईडी ऐड करते हैं पैरा 1, तो एक नई आईडी हमने बना ली। अभी यहाँ पे कंसोल में या फिर जावास्क्रिप्ट में आके, अगर जावास्क्रिप्ट में करना है तो इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा। कंसोल के अंदर जाके अगर हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट, हम लोग कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं एलिमेंट को, हम लोग डॉक्यूमेंट के थ्रू ही एक्सेस कर पा रहे हैं अपने सारे एलिमेंट को। और ये डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ है, ये है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर अभी मैं लिखूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने आईडी दी है पैराग्राफ के अंदर अभी, पैरा 1, ये ऐड करूँ, तो ये पे एंटर करूँ, तो ये देख सकते हो ये वाला पैराग्राफ मुझे मिल गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो जब हम लोगों को मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो उसके क्लास नेम के थ्रू, तब हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट था इसलिए सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं एक ही क्लास नेम के साथ, तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं index.html में, और देखते हैं हम लोगों ने कोई क्लास ऐड किया है या नहीं। तो यहाँ पे हमने जो बटन एलिमेंट बनाया है इसके अंदर एक क्लास ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं btn। एंड वापस से आते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड यहाँ पे यहीं पे मैं एडिट करूंगी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया btn, और यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड देखने वाले हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। मेथड ऐड किया मैंने, और क्लास क्या दिया है मैंने, क्लास दिया है btn, और यहाँ पे कंसोल पे हमें इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तभी हमारा एलिमेंट दिखेगा। तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें एक HTML कलेक्शन रिटर्न हो रहा है। ये कलेक्शन क्यों रिटर्न हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही क्लास नेम का मल्टीपल आइटम्स हो, तो हम लोगों को अलग अलग एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर दिखेंगे। जैसे अभी तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है जिसमें हमने btn क्लास दिया है। अगर यहाँ पे इसी बटन एलिमेंट को यहाँ पे अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, तो अब हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए जिसके अंदर सेम क्लास है, 3 एलिमेंट हो गए। तो इस कलेक्शन के अंदर देख सकते हो यहाँ पे हमें नंबर के थ्रू भी दिखा रहा है कि 3 एलिमेंट है जिसके अंदर क्लास है btn। तो ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट होगा। देख सकते हो बटन डॉट btn, बटन डॉट btn, डॉट है क्योंकि ये क्लास है इसलिए डॉट दिखा रहा है, और बटन इसका टैग नेम है। एंड यहाँ पे 0 इंडेक्स पे हमारा फर्स्ट बटन आ गया, सेकंड। सिर्फ बटन ही नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट ऐड करें बट उसके अंदर क्लास अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड करते हैं, और
यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे लिंक लिखा मैंने और इसके अंदर क्लास दे देते हैं btn। तो अब क्या होगा, ये जो लिंक हमने ऐड किया ये भी इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो रहा होगा। आप देख सकते हो a.btn, यहाँ पे ये टैग का नेम है जो कि एंकर टैग, और क्लास इसमें दिया गया है btn। तो अब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, 4 एलिमेंट। तो क्लास नेम मेथड जो है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये हमें HTML कलेक्शन रिटर्न करता है ऑफ ऑल एलिमेंट जिसका क्लास सेम है। तो ये 4 एलिमेंट हमें रिटर्न कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग एरो पे क्लिक करें तो इसका पूरा, इसके अंदर जितनी चीजें हैं इस एलिमेंट के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो कि है सेकेंड मेथड। अभी इसे यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं एंड नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट ऐड किए हैं, कुछ के अंदर हमने आईडी दी है, कुछ के अंदर हमने क्लासेस दिए हैं। बट यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कोई आईडी या क्लास नहीं दी है। तो ऐसा एलिमेंट जिसे हम लोग आईडी और क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, उसे हम लोग टैग नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, p नाम का वेरिएबल बनाते हैं। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट को, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देन हम लोग वो मेथड डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे गेट लिखते के साथ देख सकते हो इतने सारे मेथड यहाँ पे दिख जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो मेथड देखने वाले हैं वो है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग सिंपली टैग नेम लिखेंगे। तो हमें सेकंड वाले पैराग्राफ को एक्सेस करना है। तो पैराग्राफ का टैग क्या है, p। सिंपली लिखा मैंने और इसे अभी कंसोल पे हम लोग प्रिंट कराते हैं और देखते हैं हमारा टैग हमें दिख रहा है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जो मेथड है ये भी हमें एक कलेक्शन ही रिटर्न करता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि हमारे वेब पेज पे एक ही एलिमेंट मल्टीपल टाइम यूज किया गया हो। जैसे कि इस वेब पेज के अंदर हम लोगों ने 2 पैराग्राफ यूज किए हैं, तो हमने तो टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट किया है। तो जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ टैग होंगे वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे और ये हमें कहाँ कलेक्शन के रूप में रिटर्न होते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो HTML कलेक्शन और लेंथ दिखा रहा है 2, क्योंकि हमारी वेब पेज पे 2 पैराग्राफ ऐड किए हमने। तो जितने भी टैग होंगे हमारे वेब पेज पे वो सारे यहाँ पे हमें इस तरह से कलेक्शन के रूप में दिखेंगे। देख सकते हो, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हमने आईडी दे रखी है पैरा 1, तो आईडी के साथ हमें दिख रहा है। सेकंड पैराग्राफ पे हमें कोई आईडी नहीं दी है, तो हमें सिंपली पी टैग दिख रहा है। इसका लेंथ है 2, मीन्स कि 2 पैराग्राफ है हमारे वेब पेज पे। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और पैराग्राफ ऐड कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे और पैराग्राफ ऐड किया, इसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं टेक्स्ट lorem 8, तो अब इसका लेंथ हो जा रहा है 3। मीन्स कि ये सारे पैराग्राफ टैग को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है। तो ये सारे तो मेथड्स होते हैं डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी देखा हमने, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम देखा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम देखा। अब हमारे पास 2 और इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, जो कि होता है क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। बेसिकली इनके अंदर CSS सेलेक्टर के जरिए एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, बट इन दोनों के बीच भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेरी सेलेक्टर को देखते हैं। तो आते हैं वापस से हम लोग VS कोड पे एंड यहाँ पे हम लोग जैसे हमने आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया था इस हेडिंग को, अभी हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू सेम एलिमेंट को सेलेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे h1 एंड यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम लोग एलिमेंट को उसके टैग नेम के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आईडी के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लास के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे टैग के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, तो h1 लिखा मैंने और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर वेरिएबल नेम को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो ये देख सकते हो फर्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। तो टैग नेम के थ्रू मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बट हमारे वेब पेज पे अभी एक ही h1 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक और h1 एलिमेंट ऐड कर दूं, जैसे h1 मैंने ऐड किया हेलो हेलो डॉम, और यहाँ अपने एक बार वेब पेज पे देखते हैं तो ये देख सकते हो अभी हमारे पास 2 हेडिंग है। एक तो ये है
जो H1 के अंदर हमने लिखा है, एक ये है जो हमने H1 के, मीन्स कि दो H1 एलिमेंट है हमारे वेब पेज पे, बट यहाँ कंसोल पे आप लोग देख सकते हो हमें एक ही H1 एलिमेंट मिला है जिसकी आईडी है हेडिंग। तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो ये जो फर्स्ट वाली हेडिंग है ये हमें मिल रही है सिर्फ। ये कैसे क्लियर होगा कि फर्स्ट वाली है? यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर हमने आईडी दी है, तो यहाँ पे आईडी भी मिल दिख रहा है मुझे, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है। तो क्वेरी सेलेक्टर जब हम लोग यूज करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही हमें रिटर्न मिलता है। जैसे हमारे पेज पे अभी मल्टीपल पैराग्राफ्स भी है, जैसे ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, तीन पैराग्राफ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को एक्सेस करना चाहे टैग के थ्रू, यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं पी, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं पी। तो टोटल हमारे पास कितने, तीन पैराग्राफ है, बट हमें यहाँ पे कंसोल पे कितने पैराग्राफ दिख रहे हैं? एक ही मिल रहा है हमें। अगर इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ कंसोल में लाके इसे प्रिंट करूँ तो भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जब हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके टैग नेम के थ्रू, तो हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही मिल रहा है, जबकि हमारे पास टोटल कितने, तीन पैराग्राफ थे। तो अगर हमें इन तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो एक साथ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करते हैं। तो अब देख सकते हो हमारे पास ये तीनों पैराग्राफ आ रहा है, और ये क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड जो है ये हमें रिटर्न करता है एक नोड लिस्ट। हम लोगों ने ट्री स्ट्रक्चर में देखा था कि हर एक एलिमेंट एक नोड की तरह ट्रीट किया जाता है ट्री स्ट्रक्चर में। तो क्वेरी सेलेक्टर हमें नोड लिस्ट रिटर्न करता है। ये देख सकते हो, इसे एक्सपांड करें अगर हम लोग तो देख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ दिख रहा है हमें जीरो इंडेक्स पे, जिसमें हमने आईडी भी दे रखी है पैरा वन, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। तो ये डिफरेंस होता है क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल के बीच में। तो यहाँ पे तो हमने देखा अभी तक टैग के थ्रू, अभी क्वेरी सेलेक्टर सिर्फ ऐड करते हैं, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम लोग आईडी के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमने आईडी दी है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है नल। तो नल क्यों मिल रहा है? मीन्स कि ये बोल रहा है कि इस आईडी की कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो हमने पैरा सिर्फ लिखा है, हमने आईडी में क्या दिया है? यहाँ पे आईडी हमने दिया है पैरा वन, तो हमें आईडी यहाँ पे सही से देनी होगी, पैरा वन दिया मैंने। तो अब मुझे फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। तो जब क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम लोग किसी एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू ऐड करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हमें हैश साइन का यूज करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी लिखूं, हैश ना दूं, तो भी मुझे नल दिखा रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि आईडी के लिए हम लोगों को हैश साइन यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अभी यहाँ पे हम लोग क्लास के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अपने HTML फाइल में, और कौन से एलिमेंट में हमने क्लास ऐड की है ये देखते हैं। यहाँ पे बटन में हमने क्लास ऐड किया है BTN। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, तो अगर आईडी और बटन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो आईडी के थ्रू ऐड करेंगे तो हैश का साइन ऐड करते हैं सबसे पहले, और अगर क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट साइन का यूज करते हैं, और यहाँ पे देन क्लास का नेम लिखेंगे। यहाँ वेरिएबल नेम भी हम लोग चेंज कर सकते थे, बट ठीक है, वेरिएबल नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, बट जो नेम है वही हमें यहाँ पे कंसोल में भी लिखना होगा। तो देख सकते हो क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमने BTN क्लास यहाँ पे ऐड किया, जो कि इस बटन एलिमेंट का क्लास था। तो हमें यहाँ पे बटन रिटर्न हो रहा है, मीन्स कि बटन हमें यहाँ पे मिल जा रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। बट क्योंकि हमने क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, क्योंकि बटन तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है जिसके अंदर सेम क्लास है BTN, बट हमें रिटर्न कौन सा हो रहा है? फर्स्ट वाला। तो जब हम लोग चाहते हैं कि इस क्लास से रिलेटेड सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए, तब हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करते हैं, जो कि हमें एक नोड लिस्ट रिटर्न करता है। तो जैसे ही मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल किया, तो ये देख सकते हो एक नोड लिस्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, एंड इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिसके अंदर क्लास मैंने दिया है BTN। तो यहाँ पे अगर इस तरह से एक्सपेंड करूँ तो देख सकते हो तीन बटन एलिमेंट है जिसके अंदर BTN क्लास है, और एक हमारे पास है लिंक एट्रीब्यूट, एंड एक हमारे पास है एंकर टैग जिसके अंदर हमने दिया है क्लास BTN। तो टोटल चार एलिमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर BTN क्लास है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
जब भी हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके क्लास के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो डॉट साइन हमें ऐड करना होता है, और जब आईडी के थ्रू करेंगे तो हैश का यूज करना होता है। और टैग नेम के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट हम लोग टैग का नेम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए मेथड्स। अब पॉइंट ये है कि इस एलिमेंट को अभी तक हम लोगों ने एक्सेस किया, अब अगर हमें उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है डॉम के अंदर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है और किस तरह से उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं कि डॉम का यूज करके हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जो हम लोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग एचटीएमएल कोड लिख रहे हैं वो स्टैटिक होता है। उसे हम लोगों ने एक बार लिख दिया तो हर बार जाके हम लोग वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो इसीलिए डॉम मैनिपुलेशन का यूज किया जाता है। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि 90% ऑफ जो वेबसाइट होते हैं उसके अंदर जो कंटेंट चेंज हो रहा होता है वो डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके ही किया जाता है, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो डायनेमिक हो जाए। एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये डॉम मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम लोग अपने डॉम को, अपने डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल क्या होता है? इनर एचटीएमएल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जो पहले से जो कंटेंट है उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर उस कंटेंट को हटा के नए कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं अभी ये देखते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग पूरी तरह से कमेंट आउट कर देते हैं अभी, और आते हैं index.html में। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा बटन्स यहाँ पे ऐड किए थे इसे हटा देते हैं, एंड वापस से आते हैं अपने इंस्पेक्ट विंडो पे, और इसे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कंसोल को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लोगों ने एलिमेंट को एक्सेस करना तो सीख लिया है। जैसे ये हमारा H1 एलिमेंट था, तो इसे अगर टैग के थ्रू हम लोगों को सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख सकते हैं अगर हमने आईडी दी है तो। और अगर टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टैग नेम, एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टैग का नेम हम लोग ऐड कर देंगे और एंटर करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टैग है H1 नाम का, तो हमें HTML कलेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, और ये हमें बता रहा है कि कितने H1 टैग हैं हमारे वेब पेज पे। तो 2 H1 टैग हैं हमारे पास। तो फर्स्ट में हमने हेडिंग ऐड की है, और सेकंड हमारे पास सिर्फ टैग है जिसके अंदर कोई हेडिंग टाइटल वगैरह हमने ऐड नहीं किया है। सॉरी, फर्स्ट में हमने आईडी ऐड की है, और सेकंड वाला जो टैग है इसके अंदर हमने कोई आईडी वगैरह ऐड नहीं की है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे हमें हमारे HTML फाइल पे लेके आ गया एलिमेंट्स के अंदर। वापस से आते हैं कंसोल में। हम लोगों ने एलिमेंट को एक्सेस करना तो सीख लिया डॉक्यूमेंट से, बट अब हम लोगों को बताना है कि हम लोगों को क्या चेंजेस करना है। ये एक काम करता है प्रॉपर्टीज। कौन से एलिमेंट में क्या चेंज हमें लाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, ये प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये फर्स्ट वाली हेडिंग है, तो सिर्फ इसी हेडिंग के अंदर हमें चेंज करना है। तो हम लोग चाहेंगे कि सिर्फ यही एलिमेंट हमारा यहाँ पे एक्सेस हो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इस लाइन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे इसे ऐड करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाले हेडिंग को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कर लेंगे, आईडी के थ्रू इसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे टैग नेम हमने एडिट नहीं। चलो पूरा टाइप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लिखा देख सकते हो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट, और हमें आईडी के थ्रू सेलेक्ट करना है अपना फर्स्ट वाला हेडिंग। तो फर्स्ट वाले हेडिंग में हमने क्या आईडी दी है? आईडी यहाँ पे दिया है मैंने हेडिंग, सॉरी, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हैश यूज करने की जरूरत नहीं है। पैरेंथेसिस क्लोज किया मैंने, एंटर किया, तो ये फर्स्ट वाली हेडिंग मुझे मिल गई। अब हम लोग इस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है इसे चेंज करना चाहते हैं डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके। कंसोल को एक बार क्लियर करते हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड पैरेंथेसिस के अंदर जल्दी से आईडी ऐड करते हैं, हेडिंग, पैरेंथेसिस क्लोज, देन डॉट। अब हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देखी थी इनर एचटीएमएल, तो यहाँ पे लिखेंगे इनर एचटीएमएल, कुछ इस तरह से। और हम लोगों को करना क्या है? जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, इसे हम लोगों को चेंज करके एक नया कंटेंट ऐड करना है।
तो इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो भी हमें नया कंटेंट ऐड करना है वो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैं टेक्स्ट ऐड करूंगी, वेलकम टू माय डॉम ट्यूटोरियल, ये टेक्स्ट ऐड किया मैंने और एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देख सकते हो ये फर्स्ट वाली जो हेडिंग है इसके अंदर का कंटेंट अब चेंज हो चुका है। तो ये हमने डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके किया है। हम लोगों ने मेथड्स के बारे में पढ़ा और हमने एक इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी के बारे में सीखा जिसका यूज करके हम लोग अपने वेब पेज के किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। तो इसके लिए पहले इसके व्यू को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से रखा मैंने। आते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में, यहाँ पे अपने कंसोल को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है टैग नेम, जो क्या करता है किसी भी एलिमेंट नोड के टैग नेम को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैसे देखेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, किस एलिमेंट के टैग को हमें देखना है। जैसे कि आईडी के थ्रू हम लोग यहाँ पे पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी एलिमेंट का हमें टैग नेम जानना है। तो अगेन मैं फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है जिसमें हम मैंने आईडी दी है हेडिंग, HEADING हेडिंग, इसके टैग नेम को हमें जानना है। कि अभी तो हमें नहीं पता है कि ये जो हेडिंग आईडी है ये कौन से एलिमेंट का है। तो हमें अगर इसके टैग नेम को जानना है तो यहाँ पे डॉट टैग नेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंड अगेन क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर है तो यहाँ पे इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे हेडिंग नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। और अब अपने कंसोल पे हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, ये जो हेडिंग वेरिएबल बनाया है इसका टैग नेम क्या है ये हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर आ रहा है, इसे क्लियर करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो कंसोल पे हमें क्या दिख रहा है, H1। तो यहाँ पे हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये जो हेडिंग आईडी है ये हमने कौन से एलिमेंट में दी है, उसका टैग नेम क्या है। तो यहाँ पे हमें इस एलिमेंट का जिसकी आईडी है हेडिंग, उसका टैग नेम क्या है ये हमें पता चल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग ये जो H1 के अंदर मैंने ये आईडी दी है इसे अगर यहाँ से हटा के किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर मैं ऐड कर दूं, जैसे ये वाले पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देती हूँ, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आईडी पैराग्राफ के अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो अब मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, P। तो मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उसका टैग नेम क्या है ये हमें रिटर्न करेगा ये प्रॉपर्टी, टैग नेम प्रॉपर्टी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जो कि होता है इनर टेक्स्ट। इनर HTML देखा हम लोगों ने, अभी हम लोग देखते हैं इनर टेक्स्ट। तो अगर मैं यहीं पे टैग नेम प्रॉपर्टी को हटा के इनर टेक्स्ट ऐड करूं तो देखते हैं क्या रिटर्न होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ रिटर्न हो रहा है। तो हमने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, हमने वो एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिसकी आईडी है हेडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा पैराग्राफ को हटा दूं तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आईडी है हेडिंग, और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की इनर टेक्स्ट, जो क्या करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या कंटेंट ऐड किया गया है वो रिटर्न करता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई और मेथड यूज करे, जैसे यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज कर लेते हैं, या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का यूज कर लेते हैं। और अभी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर सेम क्लास ऐड किया गया है जो कि है PTN। सॉरी, तो क्लास नेम मेथड का जब यूज करते हैं तो डॉट का यूज नहीं करते हैं, ये हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यूज करते हैं। ये यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, एक काम करते हैं इसे पूरा ही हटाते हैं यहाँ से। अभी हमारा कंसोल क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखा एक एलिमेंट के साथ। अभी आते हैं index.html में और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। बॉडी के अंदर एक div एलिमेंट लेते हैं और ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे ऐड की है, या फिर ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है, इसे हम पूरा यहाँ से कट करके इस div के अंदर लेके आते हैं। एंड यहाँ पे इस div के अंदर हम लोग एक आईडी दे देते हैं बॉक्स, और अब इस div पे हम लोग इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं बॉक्स नेम से, जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट से कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे होंगे उस एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो
तो यहाँ पे आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं और आईडी क्या है, बॉक्स। तो इसमें हम लोग इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करने वाले हैं। तो अब हमें कंसोल पे प्रिंट कराना है इसके अंदर क्या टेक्स्ट है। तो कंसोल डॉट लॉग एंड जो वेरिएबल हमने बनाया वो वेरिएबल यहाँ पे ऐड करते हैं कंसोल डॉट लॉग में। तो ये देख सकते हो कंसोल पे क्या देखने को मिल रहा है हमें। सबसे पहली चीज हमें ये फर्स्ट वाली हेडिंग देखने को मिल रही है, ये सेकेंड हेडिंग भी दिख रही है और ये पैराग्राफ दिख रहा है, जो कि इन सबको उठा के हमने डिफ के अंदर कर दिया है। अगर यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में आके डिव को सेलेक्ट करके इसमें एक बैकग्राउंड ऐड कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे येलो, तो अभी ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट इस डिव के अंदर है। और यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें सारे एलिमेंट दिखे इस डिव के अंदर। तो 20 पिक्सल का पैडिंग देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा येलो कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है ये हमारा डिव है, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग और ये पैराग्राफ को ऐड किया था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। तो इनर टेक्स्ट क्या करता है, इनर एचटीएमएल का यूज करके भी हम लोग एलिमेंट के कंटेंट को देख सकते हैं। बट इनर एचटीएमएल के थ्रू हम लोग एक ही एलिमेंट के कंटेंट को देख सकते थे। बट इनर टेक्स्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी हमने एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस किया है, तो हमने कौन सा एलिमेंट एक्सेस किया है, हमने वो एलिमेंट एक्सेस किया है जिसकी आईडी है बॉक्स। और वो कौन सा एलिमेंट है, वो है ये डिव एलिमेंट। एंड डिव के अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि इस डिव के लिए चाइल्ड एलिमेंट है। तो जब हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस एलिमेंट के कंटेंट और उसके जितने भी चाइल्ड है उन सब के कंटेंट को हमें यहाँ पे दिखाता है। तो इस डिफ के अंदर पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है, H1, ये वाला। तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, डॉम लर्निंग ऑन वेब कोडिंग। सेकेंड चाइल्ड है ये H1, तो इसका भी कंटेंट दिख रहा है। थर्ड चाइल्ड है ये पैराग्राफ, तो इसका भी कंटेंट दिख रहा है। तो ये होता है इनर टेक्स्ट। एंड इसके अंदर एक और चीज होती है, अभी आते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारा जो ये सेकेंड वाला हेडिंग है ना, इसके अंदर हम लोग एक स्टाइल ऐड करते हैं। यहीं पे कर सकते हैं या फिर हम लोग CSS में जाके भी कर सकते हैं। तो स्टाइल, और इसे हमें हाइड करना है, तो विजिबिलिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम लोग देंगे हिडन। मीन्स कि हमने हाइड कर दिया अभी, क्योंकि अब ये हाइड हो चुकी है और हम लोगों ने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया है इस डिफ के लिए। तो ये अभी भी इस डिफ के अंदर ही है, अभी भी ये जो सेकेंड वाली हेडिंग है इस डिफ का ही चाइल्ड है। बट क्योंकि हमने इसे हाइड किया है तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है अब वो हमें इस इनर टेक्स्ट के जरिए देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को इनर टेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इन सारे प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें नई वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। जैसे इनर एचटीएमएल के थ्रू हम लोगों ने देखा भी किस तरह से कंटेंट चेंज किया मैंने। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है इनर कंटेंट। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, सॉरी इनर कंटेंट नहीं होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है। तो हमने इनर टेक्स्ट देखा, अब हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट कंटेंट। तो सेम हमने डिव एलिमेंट पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, टेक्स्ट कंटेंट। तो इसमें भी सेम चीज हो रहा है, इस डिफ के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हैं इन सब के कंटेंट्स भी हमें दिख रहे हैं। और डिफ के अंदर भी अगर कुछ कंटेंट हो, जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिफ के अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर ले तो वो भी हमें दिखेगा। देख रहे हो, फर्स्ट में अब हमें ये टेक्स्ट दिख रहा है, उसके बाद हमें ये हेडिंग दिख रही है, सेकेंड वाली हेडिंग हमें दिख रही है और देन पैराग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में डिफरेंस क्या है। इनर टेक्स्ट में जब हम लोगों ने इस एलिमेंट को हाइड किया, सेकेंड वाले चाइल्ड एलिमेंट को जो कि H1 है, जैसे ही मैंने इसे हाइड किया तो इसके अंदर जो कंटेंट है ये हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था कंसोल पे। बट जब हम टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर रहे हैं तो ये हिडन एलिमेंट का कंटेंट भी हमें दिखा दे रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में। तो ये तो हुई कुछ प्रॉपर्टीज। अभी यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट को हटा के मैं करती हूँ इनर एचटीएमएल, या फिर इसे पूरा यहाँ से हटाते हैं और इनर एचटीएमएल को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसका यूज करके ही हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर रहे होंगे अपने वेब पेज पे। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो मैंने बटन्स बनाए हैं, यहाँ पे इसी बटन को डुप्लीकेट करते हैं, कुछ और बटन्स ऐड कर लेते हैं विथ सेम क्लास नेम। तो ये 4 बटन मैंने बनाए और लास्ट में मैंने ये लिंक टैग ऐड किया है जिसमें भी सेम क्लास है।
तो आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अभी हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों को उन सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसका क्लास है बटन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करेंगे। क्लास नेम के थ्रू हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, और क्लास नेम क्या है, बीटीएन, सॉरी बीटीएन। ठीक, क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंगल कोड ऐड करना था। तो हमें देख सकते हो वो सारे एलिमेंट का एचटीएमएल कलेक्शन यहाँ पे मिल गया है जिसके अंदर बीटीएन क्लास ऐड किया गया है। तो टोटल 5 ऐसे एलिमेंट है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें बीटीएन क्लास दिया गया है। एंटर किया मैंने, तो ये 5 एलिमेंट कौन कौन से, इसे देखने के लिए यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे बटन एलिमेंट है, 1 पे बटन एलिमेंट है, 2 पे बटन है, 3 पे बटन है, 4th पे हमारे पास एक एंकर टैग है। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है जिसके अंदर क्लास है बीटीएन, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यहाँ पे ऐड करेंगे क्लास बीटीएन, और हम लोगों को चाहिए फर्स्ट वाला एलिमेंट जिसका क्लास बीटीएन है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंडेक्स ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडेक्स 0 ऐड किया, तो अब मुझे एक एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, बटन डॉट बीटीएन। अगर मैं इन एलिमेंट्स को चेंज कर लूँ तो शायद ज़्यादा इजी होगा समझने में। तो इसके लिए आते हैं हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पे बटन की जगह कर देते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पे कर देते हैं h3। मैं यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, बट क्लास नेम सेम रहेगा सबके अंदर। और यहाँ पे ऐड करते हैं सपोज h3। ठीक है, तो जब मैंने इंडेक्स 0 किया तो मुझे बटन एलिमेंट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी 1 करूँ तो मुझे सेकेंड वाला एलिमेंट मिलेगा जिसका क्लास है बीटीएन। सेकेंड एलिमेंट क्या है, पैराग्राफ। तो देख सकते हो मुझे पैराग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो पैराग्राफ मिल गया। अगर इसी लाइन को मैं यहाँ से करूँ कॉपी, और यहाँ पे इसे पेस्ट करूँ, और यहाँ पे अभी 2 ऐड करूँ, तो अब मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ये वाला एलिमेंट। तो जब भी हमें एक लिस्ट रिटर्न होता है, एक कलेक्शन रिटर्न होता है, तो हम लोग उसके इंडेक्स के थ्रू एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 कर दूं या 4 कर दूं, तो 4th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है जिसके अंदर क्लास है बीटीएन वो रिटर्न हो गया। तो ये तो हो गया इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करना। अब यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे ही आ जाते हैं, और एक वेरिएबल बनाते हैं बीटीएन, और सेम हम जो कंसोल में अभी ऐड कर रहे थे वही चीज यहाँ पे करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर देते हैं बीटीएन। एंटर किया मैंने, तो ये एचटीएमएल कलेक्शन मुझे पूरा मिल गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास नेम के थ्रू सारे एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। बट हमें किसी एक एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करना हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ना करके यहाँ पे btn डॉट इनर html करे, तो यहाँ पे हमें अभी कंसोल पे कुछ नहीं दिखेगा जब तक हम कंसोल डॉट लॉग का यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा अगर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स है जिसके अंदर क्लास है बीटीएन। तो हम लोग एक ही साथ सारे एलिमेंट के अंदर के कंटेंट को यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ बीटीएन कर देते हैं पहले, तो पूरा कलेक्शन तो हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, एचटीएमएल कलेक्शन। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमें जो h2 है जो कि है सेकेंड इंडेक्स पे, इसके अंदर के कंटेंट को हमें चेंज करना है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेस किया है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके इंडेक्स वैल्यू को ऐड करेंगे, तो ये हमारा h2 आ गया है। अब इसके अंदर क्या कंटेंट ऐड है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे h2 के अंदर लिखा हुआ है क्लिक मी टू सी। अभी आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये सेकंड वाला बटन आ गया है। अब हम लोग इसके अंदर के कंटेंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सॉरी
इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करके, और यहाँ पे जो नए कंटेंट हमें यहाँ पे ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं, न्यू कंटेंट। तो देख सकते हो हमारे वेब पेज पे आके, ये हमारा पहला बटन था, ये सेकंड वाला बटन है, और ये हमारा H2 था। तो यहाँ पे हमें क्या कंटेंट अब दिख रहा है, यहाँ पे हमें कंटेंट दिख रहा है न्यू कंटेंट। उसी तरह से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 0 कर दूं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है जिसका क्लास है बटन, BTN, ये बटन वाला एलिमेंट। तो अभी यहाँ पे मैंने इंडेक्स को कर दिया 0। तो अब इसके कंटेंट को अगर जाके देखें, तो ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड हमने जिसमें ऐड किया था, ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसका क्लास है BTN। तो इसके अंदर अब ये टेक्स्ट ऐड हो गया, न्यू कंटेंट। तो इनर HTML प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसका यूज करके हम लोग अपने वेब पेज को काफी डायनेमिक्स बना सकते हैं। तो ये यूज होता है डॉम मैनिपुलेशन का। तो ये सारी तो हो गई बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी। अभी हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ HTML एलिमेंट के कंटेंट को किस तरह से चेंज करते हैं इसके लिए प्रॉपर्टी देखी। अभी हम लोग देखेंगे कि डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके हम लोग किसी HTML एलिमेंट के CSS प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डिव ऐड किया है इसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए। डिव को हटा दिया मैंने पूरी तरह से। ये जो टेक्स्ट ऐड किया था इसे भी हटाते हैं, और फर्स्ट वाली जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर वापस से हम लोग ये आईडी ऐड कर देते हैं हेडिंग, और इस पैराग्राफ से आईडी हटाते हैं, और एक बार देखते हैं हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा वेब पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट के CSS प्रॉपर्टी को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉम मैनिपुलेशन के साथ जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। तो आते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहली चीज, कौन से एलिमेंट की CSS प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, इस फर्स्ट वाली हेडिंग की, जिसकी आईडी है हेडिंग। और यहाँ पे हमने H1 के अंदर, अगर हम टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारा दोनों हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा। एक हेडिंग को हटा देते हैं यहाँ से। एक ही हेडिंग है अब हमारे पास, जिसके अंदर हमने कलर दिया है ब्लू। बैकग्राउंड में हमने एलिस ब्लू कलर यहाँ पे ऐड किया है, थोड़ा डार्क कर दिया बैकग्राउंड। तो अब हम लोग देखते हैं कि डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से हम लोग उसके CSS प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो वेरिएबल बनाया है H1, डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करना है एलिमेंट हमें, तो डॉक्यूमेंट डॉट, और टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर देते हैं, एक ही एलिमेंट है। तो आईडी के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। आईडी मैंने दिया है हेडिंग। हेडिंग, तो किसी एलिमेंट के CSS प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग इनर HTML, इनर टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहे थे, उसी तरह से एलिमेंट को एक्सेस करने के जस्ट बाद हम लोग डॉट लगाएंगे और स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए स्टाइल लिखेंगे। और अब हम लोग इसे बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें इसकी चेंज करनी है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग के अंदर दो ही प्रॉपर्टी ऐड की है, एक तो कलर, एक बैकग्राउंड। तो अगर मुझे इसके कलर को चेंज करना है, जैसे अभी इसका कलर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, या फिर बैकग्राउंड को चेंज करना है, बैकग्राउंड ऐसे भी ब्लू पे ब्लू बैकग्राउंड लगा दिया मैंने, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो स्टाइल डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। जैसे BESC लिखा मैंने, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है। तो जावा स्क्रिप्ट में इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, कैमल केस में बैकग्राउंड देन कलर। तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, अब मुझे कौन सा कलर देना है बैकग्राउंड में वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं येलो, तो ये देख सकते हो, ये जो हेडिंग थी अभी इसका बैकग्राउंड येलो हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग डॉम मैनिपुलेशन के साथ जावा स्क्रिप्ट का यूज करके किसी भी एलिमेंट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर सेम इसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँ शिफ्ट और डाउन एरो के साथ, अभी हमने बैकग्राउंड चेक किया, अभी हम लोग इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना करके अगर मैं यहाँ पे करूँ कलर, कलर प्रॉपर्टी, सेम नाम का वेरिएबल हमने बना लिया है। तो यहाँ पे इसके वेरिएबल को चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं न्यू H1। तो अभी इसका बैकग्राउंड भी येलो हो गया, कलर भी येलो हो गया, तो मुझे दिख नहीं रहा है। अभी इसके कलर को, हमारा क्या था ब्लू था, अभी रेड कर देते हैं।
तो देख सकते हो हमने बैकग्राउंड को भी चेंज किया स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके और कलर को भी चेंज किया। तो ये तो हो गया जो प्रॉपर्टी हमने पहले से ऐड की है उसे चेंज करना। एंड डॉम मैनिपुलेशन का यूज करके हम सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, अगर हमें कुछ और सीएसएस प्रॉपर्टी ऐड करनी है इसके ऊपर जो हमने पहले से ऐड नहीं की हुई है, वो भी हम लोग यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी कलर किया था, इसे हटाते हैं, वापस से पहले वाला कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ गया। यहाँ पे जैसे मुझे इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और फॉन्ट साइज में जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड करना है, पिक्सल में ऐड किया मैंने 45 पिक्सल। तो ये देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही हमने इसमें एक सीएसएस प्रॉपर्टी ऐड कर दी। तो इस स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एग्जिस्टिंग सीएसएस प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ न्यू सीएसएस प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉम के अंदर बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में देख ली है, जिसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। अगर आप वीडियो को सिर्फ देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगी सारी चीजें जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा विंडो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बॉम क्या होता है, डॉम क्या होता है, डॉम के ट्री स्ट्रक्चर को हमने समझा, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स को, एंड कौन कौन से मेथड होते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एंड कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम लोग अपने वेब पेज के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एलिमेंट के सीएसएस को चेंज कर सकते हैं, एचटीएमएल को चेंज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखी और वीडियो काफी लंबी भी हो गई है। तो डॉम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम लोग पूरी की पूरी एक साथ नहीं सीख सकते हैं। तो बेटर है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें सीखी उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से सारी चीजें समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट कीजिए एंड उसमें जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं आप लोग ऐड करिए एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कीजिए, किस तरह से एक्सेस करना है हमें उन सारे मेथड्स को आप लोग गो थ्रू कीजिए। क्योंकि डॉम अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जितनी चीजें सीखी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो या फिर आपको शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे और लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डॉम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं।